आपका स्वागत है। और आज ये हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की डिस्क्रीट मैथ की दूसरी क्लास है, जिसमें हम समुच्चय को पढ़ रहे थे और समुच्चय का जो आज दूसरा दिन है। और मैं आशा करता हूँ कि आपने वो फर्स्ट क्लास देखी होगी। फर्स्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपने नहीं भी देखी होगी, शायद तक नहीं भी देखी होगी आपने, क्योंकि ये पूरा जो सेट जो है वो 11th क्लास का चैप्टर है। लेकिन आज जो दूसरी क्लास होने जा रही है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अच्छे से देखें, हर चीज को याद रखें, हर चीज को समझ के याद रखें। ठीक है, इतना काम आपको करना है। इसी के साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे मेरे साथ में रेगुलर जुड़े हुए हैं, जो बच्चे रेगुलर जो बीएससी फर्स्ट ईयर के रेगुलर वीडियोस देखने वाला है या फिर रेगुलर मेरे साथ में स्टडी करने वाला है, तो आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर मैसेज कीजिए। ठीक है, ताकि मैं एक ऐसा ग्रुप बना लूं जिसमें जिस भी दिन की जो क्लास होगी उसके जो नोट्स होंगे वो आपको मैं वहां पर पीडीएफ के थ्रू आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, ताकि ऐसी बातें जो मैं यहाँ पे लिखाना भूल जाता हूँ या फिर लिखा नहीं पाता हूँ वो आपको उसके थ्रू मिल जाएगी। बोलता हूँ सब कुछ लेकिन लिख नहीं पाता हूँ सारी बातें। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए। अब हम देखते हैं सेट्स का आगे का जो टॉपिक है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने देखना होगा कर्मित युग्म के बारे में कि कर्मित युग्म क्या होता है। कर्मित युग्म के बारे में हमें देखना होगा। तो देखो बच्चों, कर्मित युग्म क्या होता है? कर्मित युग्म, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। दो अवयवों का ऐसा युग्म जिसमें अवयवों का स्थान फिक्स रहे या स्थान निर्धारित रहे। ठीक है, कर्मित युग्म कहलाता है। कर्मित युग्म कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, तो दो अवयवों का एक ऐसा युग्म जिसमें अवयवों के स्थान जो वो निर्धारित रहे उसे हम क्या बोलेंगे? कर्मित युग्म बोलेंगे। ठीक है, कर्मित युग्म का सबसे अच्छा एग्जांपल होगा आपके समतल में स्थित बिंदु की स्थिति। ठीक है, तो देखो समतल में स्थित बिंदु की स्थिति जो होगी ना उसको हम किस प्रकार से दर्शाते हैं? अक्ष कोमा वाई से। ये तो आपको पता ही है, आपने देखा है 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में। ठीक है, निर्देशांक को किस प्रकार से हम दर्शाते हैं? तो अक्ष कोमा वाई इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा जो प्रतीक होता है अक्ष कोमा वाई को हम छोटे वाले गोष्ठी में बंद करते हैं, इसे बोलते हैं कर्मित युग्म। ठीक है, तो ऐसे प्रतीक अक्ष कोमा वाई को कर्मित युग्म कहते हैं। ठीक, कर्मित युग्म कहते हैं। ठीक है, जिसमें अक्ष का प्रथम स्थान और वाई का द्वितीय स्थान निर्धारित रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये अक्ष कोमा वाई जो होगा ना वो निर्धारित रहेगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने निर्देशांक कभी भी नोट किया, जैसे 2,3 है और 3,2 है, आपने देखा होगा कि ये दोनों बिंदु जो होते हैं वो ग्राफ में अलग अलग स्थान पर होते हैं, यानी कि समतल में अलग अलग स्थान पर होते हैं, एक ही स्थान पर नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बिंदु जो है आपस में बराबर नहीं है। इसी प्रकार से जो इंपोर्टेंट बात है वो ये है कि अक्ष कोमा वाई जो होगा ना वो इन जनरली बराबर नहीं होगा y कोमा अक्ष के। बराबर केवल एक कंडीशन में हो सकता है जब अक्ष और y का मान बराबर हो, लेकिन इन जनरली अगर देखेंगे तो अक्ष कोमा y और y कोमा अक्ष कभी भी बराबर नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये दोनों बराबर है, सपोज दो कर्मित युग्म एक दूसरे के बराबर है, जैसे आपके पास में a कोमा b बराबर है c कोमा d के, तब हम यहां से हम क्या बोल सकते हैं? हम यहां से बोल सकते हैं कि a जो होगा ना, a प्रथम अवयव जो होगा वो प्रथम अवयव के बराबर होगा। ठीक है, तथा जो सेकंड अवयव होगा वो सेकंड अवयव के बराबर होगा, c बराबर होगा d के। ठीक है, केवल यही कंडीशन है जब हम क्या बोल सकते हैं दोनों बराबर है। तो ये दोनों में क्या होगी? ये इनवर्स भी हो सकता है कि अगर ये दिया हुआ तो आप ये भी लिख सकते हो, ये दिया हुआ तो आप ये भी लिख सकते हो। तो ये आ गया यदि और केवल यदि का साइन, इफ एंड ओनली इफ का साइन आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट हो गया आपके, जो कि ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसके बाद देखो, जैसे आपके पास में a कोमा b आपके पास में कोई कर्मित युग्म है, तो इसमें जो a होगा ना वो कर्मित युग्म का प्रथम अवयव कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप लिख लेना लैंग्वेज कि जैसे a कोमा b है ना, इसमें a, ठीक है, a कर्मित युग्म का प्रथम अवयव तथा b द्वितीय अवयव कहलाता है। b द्वितीय अवयव कहलाता है। लेकिन देखो समुच्चय जो होता है ना वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता है, वो कर्मित युग्म नहीं होता है। समुच्चय जो होता है वो अकर्मित युग्म होता है, अनऑर्डर्ड पेयर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम देखते हैं, देखो तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे हमने कर्मित युग्म, देखो युग्म का मतलब क्या होता है? जिसमें दो एलिमेंट हो, जिसमें दो अवयव हो, उसे हम बोलते हैं युग्म।
अब देखो दोस्तों, जैसे हमारे पास में कर्मित युग्म होता है, युग्म का मतलब क्या होता है, जिसमें दो अवयव होते हैं उसे युग्म बोलते हैं। अगर कर्मित त्रिक लिखा हुआ हो, इसका मतलब उसमें तीन अवयव होंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि कर्मित एन टुपल जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे युग्म बोलते हैं, ठीक है, वैसे जैसे तीन अवयव होते हैं उसको त्रिक बोलते हैं, वैसे ही अगर एन अवयव होंगे तो उसे एन टुपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एन टुपल बोला जाता है, यानी कर्मित एन टुपल, ठीक है। और इंग्लिश में भी इसको ऐसे ही बोलते हैं, ऑर्डर्ड एन टुपल, ठीक है। इंग्लिश में भी इसको टुपल ही बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर इसमें दो अवयव होंगे ना, जैसे x, y, a, b, c, a, d, इसे बोलते हैं कर्मित युग्म बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसमें n एलिमेंट हो जाते हैं, जैसे a1 आ गया, a2 आ गया, ठीक है, a3 आ गया, ऐसे करके आपके पास में an तक यदि अवयव है तो उसको बोलेंगे n टुपल। देखो यहाँ पर जो a1 है वो कर्मित एन टुपल का प्रथम अवयव है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ऐसे करके ये एनो अवयव है, ठीक है। ये लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप। अब देखो यदि आपके पास में a1, a2, a3, an जो आ रहा है वो यदि बराबर है आपके पास में b1, b2, b3 डेश 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 और bn तक, ठीक है। यदि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तब हम क्या बोल सकते हैं कि a1 जो होगा वो b1 के बराबर होगा, a2 जो होगा वो b2 के बराबर होगा। यानी कि हम डायरेक्टली अगर बोलना चाहें तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ai जो होगा वो बराबर होगा bi के, ठीक है। जहां फॉर ऑल i जो होगा वो क्या किसके बराबर होगा, 1 2 3 ऐसे कर n तक ये हो जाएगा आपके पास में। तो ये आपके पास में आ गया n टुपल के बारे में, ठीक है। ये समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं दो समुच्चयों का कार्य गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। देखो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है ये देखिए। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद समझा देता हूं। माना ए व बी कोई दो समुच्चय है, तब ए व बी का कार्तीय गुणनफल उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय है जिसका प्रथम अवयव ए से तथा द्वितीय अवयव बी से हो, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि ए और बी आपके पास में क्या है, दो समुच्चय है। तब ए व बी का जो कार्तीय गुणनफल होगा वो क्या होगा, उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय होगा जिसमें प्रथम अवयव तो कैपिटल ए से होगा और द्वितीय अवयव कैपिटल बी से होगा, ठीक है। और इसे कार्तीय गुणनफल को, ए व बी के कार्तीय गुणनफल को इसे ए क्रॉस बी, है ना, इसे हम कार्तीय गुणनफल बोलते हैं, क्रॉस भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ए कार्तीय गुणनफल बी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यदि ए क्रॉस बी की हम बात करेंगे तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो किस तरह से होंगे, कुछ इस तरह से होंगे, वो मतलब कि इसमें जो एलिमेंट होंगे वो कर्मित युग्मों के रूप में होंगे, ठीक है। जिसका प्रथम अवयव जो कर्मित युग्म होगा उसका प्रथम अवयव ए से और द्वितीय अवयव किससे आएगा, बी से आएगा। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे कि ए क्रॉस बी जो होगा इसमें जो अवयव जो आएंगे, इसको मैं कौन से फॉर्म में लिख रहा हूं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो इस तरह से आएंगे, ए कोमा बी इस तरह से आएंगे, जहां ए जो होगा वो तो आएगा आपके पास में कैपिटल ए से, तथा बी जो आएगा आपके पास में ये दूसरा वाला एलिमेंट वो आएगा आपके पास में कैपिटल बी से। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो पहले लिखा गया ना, ठीक है, उसमें से हम सबसे पहले एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। पहला जो अवयव होगा वो पहले में से लेंगे, दूसरा अवयव जो होगा वो दूसरे में से लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सिंपल से इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। जैसे हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे ए जो है वो आपको दिया गया है आपके पास में 1 और 2, और बी जो है वो आपको दिया गया है ए बी सी, ठीक है। तब हमको देखो यदि ये दिए गए हैं तब थोड़ा सा से लिख लेते हैं ना। तब ए क्रॉस बी जो होगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो ए क्रॉस बी जो होगा उसमें कर्मित युग्म के रूप में आएगा। सबसे पहले ध्यान रखना कार्तीय गुणनफल जो होता है उसमें जो अवयव होते हैं वो कर्मित युग्म के रूप में होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो कर्मित युग्म के रूप में आएंगे। किस तरह से आएंगे देखो, हमको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, इसको गुणा करना है ए बी और सी से, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, देखो इसमें जो एलिमेंट आएंगे कर्मित युग्म के रूप में आएंगे। इसमें पहला अवयव को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे को तीनों से गुणनफल करना है, ठीक है। कार्तीय गुणनफल करना है, गुणनफल नहीं कार्तीय गुणनफल करना है। तो क्या आ जाएगा, पहला आएगा 1a, दूसरा आएगा 1b, तीसरा आएगा 1c, ठीक है। और इनके बीच में कोमास लगानी है, ठीक है। इसके बाद में 2 को करेंगे
तो क्या आएगा 2a 2b 2c, ठीक है, और इनके बीच में कोमास लगाएंगे, ठीक है, हो गया पूरे। और यहाँ पे इसको मसले क्वेश्चन को वापस बंद कर दो, इतना ही होगा। ये आ गया आपके पास में क्या, कार्तीय गुणनफल, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से b क्रॉस a निकालना चाहोगे ना, तो देखो क्या आएगा आपके पास में, b क्रॉस a में सबसे पहले आपको b लिखना पड़ेगा, सॉरी b क्रॉस a, सबसे पहले आपको b लिखना पड़ेगा, a b c क्रॉस, अब a लिखना पड़ेगा 1 2, तो अब पहला एलिमेंट जो होगा हम b से लेंगे और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो a से लेंगे। तो यहां से इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो किस तरह से आएंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इस तरह से इसमें एलिमेंट आ जाएंगे और बीच में आपको कोमास लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप a क्रॉस b और b क्रॉस a निकाल सकते हो। एक चीज देखो यहाँ से आप देखने लायक बात है, देखो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है इसमें, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है। तो याद रखना कभी भी a क्रॉस b करो या b क्रॉस a करो, एलिमेंट जो होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। हाँ, इन दोनों को हम बराबर तो नहीं बोल सकते, ठीक है, इन दोनों को बराबर तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें a1 1a है और इसमें a1 है। मैंने आपको बताया था कि अक्ष y जो होता है वो बराबर नहीं होता है y अक्ष के, इसी प्रकार से ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए दोनों भी एक दूसरे के बराबर, यानी कि a क्रॉस b और b क्रॉस a कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से देखो इंपोर्टेंट पॉइंट जो आएगा वो यहां से ये आ गया कि a क्रॉस b जो होगा वो बराबर नहीं होगा b क्रॉस a के, लेकिन देखो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इसमें, अवयव की संख्या जो आ रही है वो बराबर आ रही है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अवयव की संख्या इसमें क्या आएगी, बराबर आएगी। अब देखो इसमें 6 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है, लेकिन 6 एलिमेंट आए कैसे, डायरेक्ट पता कैसे चलेगा, इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है, यदि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं कितना आएगा आपके पास, 6 ही आएगा, ठीक है। यहां से आपके पास में इसमें एलिमेंट आए हैं 6, ठीक है। इसलिए आप नोट लगा के पॉइंट लिख लेना, ठीक है, मैं बोल रहा हूं केवल आप लिख लेना, ठीक है, नोट लगा के पॉइंट लिख लेना कि यदि दो समुच्चय a व b है, तब यदि a व b में क्रमशः a व b में क्रमशः m व n अवयव हो, तब a क्रॉस b या b क्रॉस a प्रत्येक में ठीक कितने अवयव होंगे, m इंटू n, m n अवयव होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट अवयव निकाल सकते हो आप, यदि आपको a में कितने एलिमेंट है ये पता है, b में कितने एलिमेंट ये पता है, तो दोनों को गुणा कर देना, वही आपके किसमें a क्रॉस b या b क्रॉस a में अवयव होंगे। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b जो आएगा ना, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b क्रॉस a जो आएगा, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और ये बराबर किसके होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट a गुणा नंबर ऑफ एलिमेंट b, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं, ध्यान रखना है, गुणा है, जैसे इसमें किया हमने, ठीक है। तो इसमें देखो यदि आपको अवयव संख्या दोनों की निकालनी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट a, तो a में कितने एलिमेंट है, 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट b में कितने हैं, 3, तो यहाँ पे आएगा 3, तो ये आ गया आपके पास में 6, तो ये आपके पास में क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना आप, ठीक है, आपको मैं बता देता हूं कि यदि a और b आपके पास में दो समुच्चय हैं, अब यदि a और b में से कोई एक यदि रिक्त समुच्चय है, ठीक है, तो ध्यान में यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे बता देता हूं आपको, ये दूसरा जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे बता देता हूं, आप लिख लेना, ठीक है, कि a व b कोई दो समुच्चय है, तब a या b में से कोई एक, ठीक है, कोई एक a या b में से कोई एक आपके पास में क्या है, फाई आ जाए, कोई एक फाई आ गया, तब आप क्या बोलोगे कि a क्रॉस b ये भी फाई होगा और b क्रॉस a ये भी क्या होगा, फाई होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब दोनों में से एक भी रिक्त समुच्चय आ गया ना, तो फिर a क्रॉस b भी फाई होगा, यानी रिक्त समुच्चय होगा, और b क्रॉस a भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जैसे आपके पास में एक तो a है और एक के आपके पास में b के कोई दो समुच्चय है, a व b को दो समुच्चय है, अब इन दोनों में से कोई एक अपरिमित हो गया, ठीक है, कोई एक अपरिमित समुच्चय हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया, ठीक है। अपरिमित समुच्चय का मतलब क्या होगा, ठीक है, जिनको गिना नहीं जा सके, जिनको एक फिक्स संख्या तक, एक निश्चित संख्या तक गिना नहीं जा सके, ठीक है, तो इनको अगर गिन ही नहीं सकेंगे, सपोज करो इस एक में अवयव जो है बहुत सारे अवयव है, इतने अवयव है जिनको हम गिन ही नहीं सकते, ठीक है, तब a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे, उतने ही वो अवयव होंगे जितने अपरिमित समुच्चय में है। इसका मतलब जो आपके पास में a क्रॉस b आएगा, ठीक है, या फिर b क्रॉस a आएगा, इन दोनों में क्या, ये दोनों ही कौन से समुच्चय होंगे, अपरिमित समुच्चय होंगे, अपरिमित सेट होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे आपके पास में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय देखेंगे और इसके बाद में हम देखेंगे वेन आइलर आरेख क्या होता है। देखो सार्वत्रिक समुच्चय की सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, पहले आपको समझा देता हूं कि अगर एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे समुच्चय दिए गए हैं, एक क्वेश्चन है आपके पास में, उसमें आपको बहुत सारे समुच्चय दिए गए हैं, अगर वो सारे के सारे समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय यदि हो, ठीक है, तो वो जो निश्चित समुच्चय है, जो विशेष समुच्चय आपको मिला है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं कि सभी
संबंधित समुच्चय, संबंधित समुच्चय मतलब एक क्वेश्चन में दिए गए सारे के सारे समुच्चय, सभी संबंधित समुच्चय यदि एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हो, उप समुच्चय हो तो जो निश्चित समुच्चय या फिर हम विशेष समुच्चय बोल सकते हैं, तो ऐसे विशेष समुच्चय को, तो ऐसे विशेष समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। देखो सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके पास में सार्वत्रिक समुच्चय होगा और इसका नोटेशन जो होता है ना, ठीक है, इसे कैपिटल यू से व्यक्त करते हैं, ठीक है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है इसलिए यूनिवर्सल का यू ले लिया, तो इसे कैपिटल यू से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं वेन आइलर आरेख, वेन आइलर आरेख, ठीक है, वेन आइलर आरेख बोल लो या फिर आप डायरेक्ट वेन आरेख भी इसको बोल सकते हो। देखो दोस्तों, समुच्चय को एकदम सरल भाषा में अगर आप डिफाइन करना चाहते हो उसके लिए वेन आइलर आरेख जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप समुच्चय को एकदम बिल्कुल सरल भाषा में आप समझना चाहते हो कि आपके आराम से समझ में आ जाए, इसके लिए जरूरी है, ठीक है। तो वेन आइलर जो आरेख है, ठीक है, इसमें सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय को हम यूं से दर्शाते हैं ना, यहां पे लिख देते हैं, चलो याद हो जाएगा आपके। सार्वत्रिक समुच्चय, इसमें सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत के द्वारा तथा इसके उप समुच्चय, इसके उप समुच्चयों को आयत में वृत्त के द्वारा, वृत्त यानी सर्किल के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसका वेन डायग्राम यदि आपको बनाना हो, वेन डायग्राम, वेन आइलर डायग्राम यदि बनाना हो, तो देखो सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, उसको हम एक आयत के द्वारा यानी कि रेक्टेंगल के द्वारा हम दर्शाते हैं, तथा इसके जो उप समुच्चय होंगे, जो यूनिवर्सल सेट है इसके उप समुच्चय सब सेट होंगे, उन सब सेटों को हम इसके आयत में सर्किल के द्वारा, वृत्त के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लो कि ए जो है, ठीक है, ए जो है वो यू का आपके पास में सबसेट है, यू का सबसेट है, ठीक है, सबसेट हो सकता है, बराबर हो सकता है, ठीक है। तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो आ गया आपके पास में, ठीक है, ये तो आपके पास में क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, इसे हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर बराबर हो गया तो फिर ये पूरा पूरा ही हो जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूं कि ए जो है यू का सबसेट है, यानी समुच्चय। तब हम उसको कैसे दर्शाएंगे वेन आइलर आरेख में, कि ये तो आपके पास में आयताकार आ गया, आपके पास में क्या, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। अब ए यदि इसका उप समुच्चय है तो ए को हम इस तरह से वृत्त बनाकर दर्शाएंगे और इसको हम ए लिख सकते हैं, ऊपर लिख दो या फिर अंदर लिख दो, कहीं भी लिख दो, ठीक, जहां आपको जगह मिले वहां पे लिख दो। तो ये आपके पास में क्या आ गया, वेन आइलर आरेख। अब हम देखते हैं समुच्चयों पर आधारित कुछ संक्रियाएं हैं, ठीक है, जैसे संग हुआ, इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ हुआ, और भी बहुत सारी संक्रियाएं हैं, उन संक्रिया को हम बारी बारी से देखते हैं। अब देखो बारी बारी से आप स्किप मत करना वीडियो, क्योंकि इसमें आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। जो पॉइंट्स होंगे आपको याद रखनी है, एक दो प्रमेय अभी लिखवाने जा रहा हूं मैं, वो प्रमेय तो नहीं है लेकिन आपको आप उनको कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। देखो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, पहले डेफिनेशन निकले तो उसके बाद समझेंगे, ठीक है। माना ए व बी कोई दो समुच्चय है, कोई दो समुच्चय है, तब ए व बी का संघ, ए व बी का संघ, संघ मतलब यूनियन, ठीक है, ए यूनियन बी, इससे हम डिनोट करते हैं संघ को, ए व बी का संघ जो है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तब ए व बी का संघ उन अवयवों का समुच्चय होगा, उन अवयवों का समुच्चय होगा जो या तो ए से है या बी से है या दोनों से है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, या तो ए से है या बी से है या फिर दोनों से है, तो उसे हम बोलेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। अब इसके मैथमेटिकल भाषा में क्या लिखते हैं इसको देख लेते हैं।
इस तरह से इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो समुच्चय का जो संघ है इसको हम ए यूनियन बी से इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकल भाषा में यदि आप बोलना चाहते हो तो इसको हम कैसे बोलेंगे कि ए यूनियन बी जो होगा ना वो बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो अर्थात इसकी दूसरी डेफिनेशन ही हो जाती है मैथमेटिकल डेफिनेशन, ए यूनियन बी जो होगा वो बराबर होगा आपके पास में मंझला कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट अक्ष आएगा, जहां अक्ष जो है वो ए से हो सकता है या अक्ष जो है वो बी से हो सकता है, या आपके पास में क्या होगा इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है। जो मैथमेटिकल लैंग्वेज मैंने आपको लिखवाई है, ठीक है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज मैंने आपको लिखवाई है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बता रहा था मैं आपको, ए यूनियन बी जो होता है वो आपके पास में आ गया, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूं कि ए है आपके पास में, इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। और बी है आपके पास में, इसमें है 2 4 6 8 है, ठीक है। जब आप ए यूनियन बी यदि आप करोगे तो आपके पास में देखो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए के भी एलिमेंट आएंगे बी के भी एलिमेंट आएंगे, या फिर अगर दोनों में यदि कोई एलिमेंट वो भी हम इसमें एक बार लिख लेंगे, क्योंकि समुच्चय के मैंने डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी अवयव है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो एक आएगा, फिर 2 देखो इसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा। पहले इसके पूरे लिख दी, अब देखो 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 नहीं आया तो 6 भी लिख दो, 8 नहीं आया तो 8 लिख दो, ये आ गया आपके पास में ए यूनियन बी। अब देखो कुछ प्रमेय है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रमेय याद रखनी है, एग्जाम में नहीं आती डायरेक्ट, लेकिन ये इसके जो पॉइंट होंगे छोटे छोटे वो एग्जाम में यूज होते हैं, ठीक है। इसलिए देखो यदि ए बी व सी कोई 3 समुच्चय है तब देखो हम क्या क्या पूछते हैं। इसमें पहला है आपके पास में कि देखो ए यूनियन बी में कौन कौन से अवयव है, ए के भी सारे अवयव और बी के भी सारे अवयव है। इसका मतलब ए जो होगा ना ए वो ए यूनियन बी का सबसेट होगा और बी भी ए यूनियन बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ए जो होगा वो सबसेट भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है किसके, ए यूनियन बी के, ठीक है। तथा बी जो होगा बी वो भी सबसेट भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है किसके, ए यूनियन बी के। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है आपके पास में वो क्या है कि अगर ए यूनियन ए करते हो ना आप, ठीक है, ए के साथ में यूनियन करते हो तो आपको ए ही मिलता है। क्या मिलता है, ए मिलता है। और इसको हम बोलते हैं वर्ग सम नियम, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं आइडेम्पोटेंट रूल, ठीक है, या लॉ बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है आपके पास में, तीसरा पॉइंट है कि यदि ए का यूनियन करेंगे हम फाई के साथ में तो आपके पास में क्या मिलेगा, आपको ए ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, ए ही मिलने वाला है। इसको हम बोलते हैं तत्समक नियम, तत्समक नियम, या हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। फिर चौथा है आपके पास में कि यदि ए यूनियन कैपिटल यू आपके पास में, ए यूनियन कैपिटल यू आपके पास में है तो यूनियन जो आएगा वो कैपिटल यू आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर जो कैपिटल यू है वो यूनिवर्सल सेट है, ये आपको मैंने बता दिया तो याद रह जाएगा, लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। फिर पांचवा है आपके पास में, कि देखो यदि ए जो है वो सबसेट है सी का, कोई एक सेट और आपके पास में सी, मैं बोल देता हूं कि ए जो है वो सबसेट है सी का तथा बी जो है वो भी सबसेट है सी का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के भी सारे एलिमेंट सी में और बी के भी सारे एलिमेंट सी में। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज, हम क्या बोलेंगे, जो सी जो होगा ना इसके भी सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे ना वो किस में होंगे, ए यूनियन बी में होंगे, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सी में, बी के भी सारे सी में, तो ए यूनियन बी जो होगा ना इसमें भी क्या आएगा, सी पूरा का पूरा आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में 6 नंबर पे जो पॉइंट है वो देखो क्या है कि अगर हम ए यूनियन बी करते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा बराबर होता है बी यूनियन ए के। वही बात है, जैसे 2 + 4 करेंगे तो 6 आएगा, और यदि 4 + 2 करेंगे तब भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। वही बात है, यूनियन का मतलब एक तरीके से योग ही हो जाता है, जोड़ना ही हो जाता है, संग, ठीक है। तो ए यूनियन बी जो होता है वो बराबर होता है बी यूनियन ए के। ये आपको ध्यान रखना है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद में जो 7 नंबर पर है और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि यदि ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता ना वो आपके पास में बराबर होता है कि ए यूनियन बी और यूनियन सी के। इसमें तो डिफरेंस क्या है कि इसने पहले बी और सी को जोड़ा, या बी और सी का पहले यूनियन किया, उसके बाद में ए के साथ में यूनियन किया, और यहां पर इसने क्या किया, पहले ए और बी का यूनियन किया, उसके बाद में सी के साथ में यूनियन किया। तो ये हमेशा बराबर आता है और इसे हम बोलते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। अब देखो जो साहचर्य नियम होता है इसे इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं 2 नंबर पर समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का
सर्वनिष्ठ, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज, इसकी जो डेफिनेशन जो लैंग्वेज जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, देखो माना ए व बी कोई दो समुच्चय है, तब ए व बी का सर्वनिष्ठ का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। सर्वनिष्ठ के चिन्ह को इस तरह से दर्शाते हैं, तो ए व बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए व बी में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन है। ठीक है, तो ए व बी का जो सर्वनिष्ठ है वो क्या होगा, उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा जो ए में भी है और जो बी में भी है, यानी कि दोनों में होना चाहिए। ऐसे नहीं है एक इसमें है और इसमें नहीं है, दोनों में होना चाहिए। उन सभी अवयवों का क्या करेंगे, हम समुच्चय बनाएंगे। ठीक है, और इसको हम ए इंटरसेक्शन बी से हम डिनोट करते हैं, इसे ए इंटरसेक्शन बी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आपके पास में ए है, आपके पास में जैसे ए आ गया 1 2 3 4 और बी आपके पास में आ गया 2 4 6 8। ठीक है, तब यदि ये है तब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ना वो क्या आएगा कि ऐसे अवयव जो ए में भी है और जो बी में भी। देखो एक जो है वो इसमें है, इसमें नहीं, छोड़ दो। 2 है, इसमें है, इसमें भी है, 2 को ले लो, 2 इसमें आ जाएगा। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। 4 इसमें है, इसमें भी है, यानी 4 को ले लो। ठीक है, और उसके बाद में वे सारे के सारे 6 और 8 केवल इसमें नहीं है, इसलिए इनको नहीं लेंगे। तो ए और बी का यहाँ से इंटरसेक्शन जो होगा वो किसके बराबर आएगा, 2,4 के बराबर आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आप यहाँ से बी इंटरसेक्शन यदि ए करोगे ना, ठीक है, तो भी आपके पास में ये आएगा बी और ए में कॉमन। जैसे 2 यहाँ पर है, इसमें भी है, ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है यहाँ पर, तो ले लो। ठीक है, फिर 6 और 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो छोड़ दो। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 और 4 आ जाएगा। तो बी इंटरसेक्शन ए कर लो या फिर ए इंटरसेक्शन बी कर लो, बात एक के दोनों बराबर आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपके पास में इंटरसेक्शन। अब देखो इस पर भी एक प्रमेय है, ठीक है, प्रमेय नाम दे रखा, लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखने होंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारा सारा जो लिखा रहा हूं, जैसे पहले भी लिखाया था, वो याद रखना है। यदि ए बी व सी कोई 3 समुच्चय है, 3 समुच्चय है, ठीक है, तब हमें सबसे पहले बताना तो पड़ेगा ना कि ये तीनों क्या है, समुच्चय है। तब हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो देखो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो उसमें वो एलिमेंट है जो ए में भी है और जो बी में भी है, दोनों में है, दोनों में कॉमन जो आ रहा है ना वो है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में जो अवयव आएंगे ना, ठीक है, वो सारे के सारे अवयव ए में भी होंगे और ये सारे के सारे अवयव बी में भी होंगे। अगर ये सारे के सारे अवयव ए में है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो ए का क्या है, सबसेट है, यानी उपसमुच्चय है। और साथ में हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो बी का भी क्या है, सबसेट है। तो पहला पॉइंट ये आ गया कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो सबसेट होता है किसका, ए का, तथा ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी का। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आएगा वो देखो क्या है कि यदि ए और ए का यदि आप इंटरसेक्शन लेते हो, ए का ए के साथ में इंटरसेक्शन लेते हो, तो देखो इसमें भी एलिमेंट और इसमें एलिमेंट दोनों में सेम एलिमेंट है, इसलिए उभयनिष्ठ तो होना ही है सारे के सारे एलिमेंट, इसलिए आपके पास में इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो ए ही आ जाएगा। और इसे हम बोलते हैं वर्ग समनियम, वर्ग समनियम, वो पहले लिखाया था ना वही। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपके पास में कि ए इंटरसेक्शन यदि फाई करेंगे तो देखो दोनों में होना चाहिए ना एलिमेंट, इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है,
एक भी एलिमेंट नहीं है तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है आपके पास में ए इंटरसेक्शन यू। देखो यू क्या होता है, यू तो पूरा होता है पूरा, ठीक है, और ए क्या होता है, इसके अंदर होता है ए। तो दोनों के अंदर, एक तो पूरे में और एक इसमें, कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है, केवल ए वाला पार्ट ही तो आ रहा है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा आपके पास में, ए आ जाएगा, और इसे हम तत्समक नियम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है आपके पास में कि आपके पास में कोई समुच्चय सी है, मैं मान लेता हूं सी जो है आपके पास में वो सबसेट ए का भी है, तथा सी जो है वो सबसेट बी का भी है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, जो सी जो आएगा वो सबसेट किसका आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का आएगा, क्योंकि दोनों का देखो सी का, ए का भी है और बी का भी है, तब हम बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का भी क्या होगा, सी सबसेट होगा, क्योंकि दोनों का है इसलिए, ठीक है। और इसका अपोजिट भी हम बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पांचवा जो पॉइंट आएगा वो क्या है कि हम बोल सकते हैं यहां से कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ या फिर क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम, ठीक है। इसके बाद में छठा है आपके पास में, ठीक है, यदि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करे तो ये बराबर आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। सेम वही है, ये पहले बताया था वही, लेकिन इसमें इंटरसेक्शन का यूज कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं साहचर्य नियम, या फिर इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में, तो ये आपके पास में हो गया समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। लेकिन देखो अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ इसी के साथ में, ठीक है, इनके वेन आरेख कुछ बता देता हूँ। पहले हमने पढ़ा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का वेन आरेख दो कैसे बनेगा, ए यूनियन बी का वेन आरेख बनेगा जैसे आपके पास में ये आ गया यू, मान लेते हैं यू कोई आपके पास में क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है, तब यू तो ये आ गया, ठीक है। अब ए और बी बनाना है तो ए ये बना दिया, बी ये बना दिया, ए और बी, हो सकता है इनमें कोई कॉमन हो भी या नहीं भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा चित्र बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। अब देखो ये ए और बी है, अब ए यूनियन बी यदि आपको निकालना है तो वो एलिमेंट जो ए में भी है या बी में भी है या ए और बी दोनों में है, तो वो कैसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, ये सारा का सारा ए और बी वाला जो पार्ट है ना, ए और बी वाला पार्ट, वो सारा का सारा हमें लेना है। ये जो पूरा का पूरा पार्ट आ गया ये क्या है, ए यूनियन बी है। इसके बाद में दूसरा हमने पढ़ा सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और साथ में मैं मान लेता हूं यू आपके पास में क्या एक सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है। तब हम बोल सकते हैं कि जैसे ये आयताकार बॉक्स मैं बना रहा हूं, ये तो आपके पास में हो गया सार्वत्रिक समुच्चय के लिए, ठीक है, आयताकार बॉक्स हो गया सार्वत्रिक समुच्चय के लिए, और जो ए और बी जो इसके यू के उप समुच्चय है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सर्किल बनाएंगे, ये आ गया ए, ये आ गया आपके पास में बी, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन पार्ट देखना है, जो ए में भी है और जो बी में भी है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जो ए में भी है जो बी में भी, वो पार्ट कौन सा है, ये बीच वाला पार्ट आ रहा है, ये दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है, ये दोनों को कॉमन पार्ट आ रहा है, तो ये जो कॉमन पार्ट है आपके पास में इसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का सर्वनिष्ठ बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट थ्योरम, ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास में, ठीक है, सिंपल सी है, जिसके जो पॉइंट है आपको दोनों को दोनों ध्यान में रखना है। इसमें देखो इसको बोलते हैं बंटन नियम, बंटन नियम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें देखो दो ही पॉइंट है नॉर्मल से, वो आपको ध्यान रखना है कि यदि ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास में आ रहा है, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी यदि आपके पास में आ रहा है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला नियम तो ये हो गया, और दूसरा आपके पास में है कि यदि ए इंटरसेक्शन आ रहा है बी यूनियन सी के, तब आप इसको लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास में हो गया आपके पास में बंटन नियम, ठीक है। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है।
इसके बाद में हम देखते हैं, देखो असंयुक्त समुच्चय, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोल सकते हो आप, असंयुक्त समुच्चय जो होता है वो भी एक संक्रिया ही होती है दो समुच्चय में, ठीक है। तो असंयुक्त समुच्चय को देखते हैं। असंयुक्त समुच्चय तो सिंपल से लैंग्वेज है इसकी, सिंपल से डेफिनेशन है इसकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है असंयुक्त समुच्चय जो होता है वो क्या होता है, असंयुक्त समुच्चय जैसे आपके पास में दो समुच्चय ए और बी है, यदि दोनों में यदि एक भी अवयव कॉमन नहीं है, एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे असंयुक्त समुच्चय, ठीक है। तो दो समुच्चय ए व बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो। इसका मतलब आपके पास में ए है और बी है, इन दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ यानी सर्वनिष्ठ जो आएगा ना, इनका क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। तो दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं, कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, इसका मतलब दोनों का जो सर्वनिष्ठ आएगा, दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, फाई आएगा। इसे बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन चुका है, ठीक है। और इतना लंबा वीडियो में मोबाइल में एडिटिंग करता हूं तो इतना हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आज के लिए इतना ही देखते हैं, और अगला जो वीडियो रहेगा उसमें समुच्चय के पूरे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, और फिर हम थ्योरम्स जो है इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में आने वाली थ्योरम्स है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा, तभी आप थ्योरम को आसानी से कर पाओगे। तो वीडियो को एक बार देखोगे तब आपको याद हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले भी याद किया है। धन्यवाद।